नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, मुगलकालीन साहित्य है, आज इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। और मुगल काल के अंदर जो भी लेखक हुए हैं, जिन्होंने भी साहित्य लिखा है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो देखिए दोस्तों, सल्तनत काल के जो साहित्य हैं और एक मुगल काल के जो साहित्य हैं, यदि आप इन दो चीज़ों को कवर कर लेते हो तो एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर 3 से 4% यहाँ से फंसते हैं दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो निश्चित तौर पर यहाँ से आपके पर्सन मिलेंगे आपको। तो शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए देखिए दोस्तों, आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा मैं। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो पर्सनल मेरे को मैसेज कर देना, और व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं इसकी पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। मुगलकालीन साहित्य, ख्वांदा मीर। ख्वांदा मीर की दो रचनाएं देखिए, हबीबुस सियार और कानून हुमायूं। इसको हुमायूंनामा भी बोलते हैं। हुमायूंनामा कृति की बात करें तो दो लेखकों के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई है। एक और कौन है वो भी आपको आगे बता देंगे। तो पहले ख्वांदा मीर का आपको ध्यान रखना है। ख्वांदा मीर के बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। इसमें हुमायूंनामा में हुमायूं के राजस्व की जानकारी मिलती है दोस्तों। हबीबुस सियार में तुगलक शासकों को छोड़कर सभी सुल्तानों का वर्णन भी मिलता है, और मुगल काल के अंदर हुमायूं तक का वर्णन मिलता है। ख्वांदा मीर ने हुमायूं की तुलना सिकंदर से की थी। तो हुमायूं की तुलना सिकंदर से कौन करता है, हुमायूं की तुलना अरस्तु से कौन करता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब है मिर्जा हैदर दोगलात। इसने तारीख रसीदी लिखी मिर्जा हैदर दोगलात ने, और हुमायूं का चित्रण एक अफीमची के तौर पर करता है। यह कश्मीर का शासक था दोस्तों, ठीक है। हुमायूं का चित्रण किसके तौर पर, अफीमची के तौर पर करता है। गुलबदन बेगम, तो अभी आपको बताया था ख्वांदा मीर की रचना भी कौन सी थी, हुमायूंनामा। और गुलबदन बेगम की रचना हुमायूंनामा, इसने अकबर के काल में हुमायूं की रचना की थी। इसमें मुगल परिवार के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों, गुलबदन बेगम वाले में। गुल गुलबदन बेगम के अनुसार बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा विष दिए जाने पर हुई थी। और हुमायूं ने जो कामरान को समझाने के लिए एक दूत मंडल भेजा था, इसका नेतृत्व खानजादा बेगम के द्वारा किया गया था, ये गुलबदन बेगम ने कहा। तो खानजादा बेगम का भी ध्यान रखना आप। अब जोहर आफ्ताब बच्ची, तज़किरातुल वाक़ियात, ये काफ़ी प्रश्न पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिद्दी अली रईस की है मीरातुल ममालिक। मीरातुल ममालिक ये किताब है। अब बायजीत बयात, बायजीत बयात ने लिखा है तज़किरा ए हुमायूं व अकबर। तज़किरा उल वाक़ियात यदि कहे तो जोहर आफ्ताब बच्ची है, और बायजीत बयात यदि है तो हुमायूं व अकबर, ठीक है। ये है तज़किरा। बायजीत अकबर की जीवनी लिखने वाला पहला व्यक्ति था। बायजीत बकावल बेगी की पोस्ट पर था। बकावल बेगी को कहते हैं शाही रसोई का जो प्रबंधक होता है उसको दोस्तों। इसके बाद में है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद, जिसको अपने निजामी के नाम से भी जानते हैं। खलीफा का षड्यंत्र, ये काफ़ी पूछा गया था दोस्तों। खलीफा का षड्यंत्र क्योंकि पीजीटी में भी आया था। खलीफा का षड्यंत्र किसने लिखा, तो निजामी ने लिखा। तबकात अकबरी नाम से इसने ग्रंथ की रचना की, और तबकात अकबरी में कुल 9 अध्याय हैं। इसमें अकबर के 39 वर्षों तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें प्रांतीय राजवंशों की जानकारी मिलती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मुगल काल के अंदर पहला व्यक्ति कौन था जिसने प्रांतीय इतिहास के बारे में लिखा, तो स्पष्ट रूप से प्रांतीय इतिहास लिखने वाला निजामुद्दीन अहमद है दोस्तों, ठीक है। अब निजामी ये जो है, निजामुद्दीन अहमद या निजामी, यह क्या करता है दोस्तों, अकबर का मीर बख्शी था, ठीक है। 32 मुगल कस्बों का उल्लेख करता है, जिसमें 120 बड़े नगर बताता है। तो मुगल कस्बों और नगरों की जानकारी बताने वाला व्यक्ति कौन है, निजामी है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना निजामुद्दीन अहमद का, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अब है दोस्तों आरिफ कंधारी। आरिफ कंधारी ने लिखा तारीख अकबर। पानीपत के दूसरे युद्ध जो 1556 में हुआ था, इसका प्रत्यक्षदर्शी है आरिफ कंधारी। अब है अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी के बारे में तो आप सब जानते हो, जन्म यहाँ पर टोडा भीम राजस्थान में हुआ है, और कादिरी नाम से ये वो रचनाएँ अपनी लिखता था। हल्दी घाटी में गाजी की उपाधि प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहा था, और जहांगीर के समय इसने प्रकाशन करवाया था इस किताब का। मुंतखबुल तारीख, लिखता तो अकबर के समय है लेकिन प्रकाशन उसके समय होते हैं, क्योंकि यह अकबर का घोर आलोचक था और इसके इस्लाम विरोधी कार्य की लंबी सूची जारी करता है, इसलिए प्रकाशन जहांगीर के समय हुआ था इसका। जहाँ तारीख अल्फी क्या है, ये सारी अकबर कालीन रचनाएं हैं, ठीक है, जो अभी पढ़ा रहा हूँ मैं। पहले जो थी हुमायूं वाली थी। अकबर ने इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने पर इसको लिखवाया, तारीख अल्फी को। अब इसको 7 लेखकों के बोर्ड ने लिखा, और इसके अंदर देखिए शामिल कौन नहीं था, ये पूछा जाएगा आपसे। तो शामिल कौन नहीं था दोस्तों, 7 लेखक तो वैसे आप देख लेना, बुक के अंदर आपके लिखे हुए हैं। इसके अंदर देखिए अब्बुल फजल ने इसकी प्रस्तावना लिखी थी, और अब्बुल फजल और उसका भाई फैजी इसके अंदर शामिल है नहीं थे। तो ऑप्शन में ये आए तो ये इनके अंदर शामिल नहीं थे, ठीक है, तारीख अल्फी के अंदर।
अकबर का व्यक्तित्व पातशाह इस्लाम के तौर पर इसके अंदर बताया गया है। फेजी ने भी अकबरनामा की रचना की है। और तारीख हुमायूं शाही, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने भी की। वकाया हालत असर बेग लिखा इसने। अल्लाउद्दौला कजवीनी, हाँ ये पर्सन इस बार आ सकता है भाई, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में आ रहा है कि मोतीउल इस्लाम की संज्ञा राजा बहरमल को किसने दी है, तो अल्लाउद्दौला कजवीनी ने दी है, जिसकी किताब का नाम है नफाइसुल मासी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब तारीख ख़ानदान तैमूरिया, तारीख ख़ानदान तैमूरिया ही अकबर के दरबार में लिखी गई थी। तो ये प्रश्न ही पूछा जाएगा आपसे कि किसके दरबार के अंदर लिखी गई थी दोस्तों। अब इसके लेखक हैं वो अज्ञात हैं। अकबर के 22 वर्ष के इतिहास की जानकारी मिलती है और ये एक चित्रित पुस्तक है। अब तारीख सिंध, तारीख सिंध है मीर मोहम्मद मासूम ने तारीख सिंध की रचना की है। अकबर ने 1603 और 1603-4 के अंदर ईरान भेजा था मिर्जा इसको मीर मोहम्मद मासूम को। तारीख सिंध के जो लेखक हैं तो ईरान राजदूत बनाकर भेजा था। तो ये आप भी चीज़ ध्यान रखेंगे। अबुल फजल, अबुल फजल अल्लामी, ठीक है। अबुल फजल दो वे, एक मामूरी हुआ है अबुल फजल। जो मामूरी होते हैं वो तो औरंगजेब के समय होते हैं, ठीक है। और जो अबुल फजल अल्लामी हैं ये आपको पता है अकबर के समय। इनका जन्म 1551 में हुआ और 1602 में वीर सिंह मुंदेला ने सलीम के कहने पर इसकी हत्या कर दी थी। शेख मुबारक इसके पिता का नाम था, फेदी इसका भाई था, अब्दुल रहम इसका बेटा था, जिसे जहांगीर ने अफजल खां की उपाधि दी है। इसने 2 ग्रंथ लिखे, एक तो अकबरनामा और एक कासकेल। कासकोल का तो बहुत कम पूछा जाए, अकबरनामा का हर बार पूछा जाता है। अकबरनामा का अनुवाद किसने किया था, तो हेनरी बेवरिज ने किया था। ये आप ध्यान रखना, पहले भी हिस्ट्री के डोज में आपको बता दिया गया था। आईने अकबरी का अनुवाद पूछे तो हेनरी ब्लैकमैन ने किया है। अब अकबरनामा में पढ़िए, अकबरनामा में 3 भाग है दोस्तों, ठीक है। कितने भाग अकबरनामा के? 3 भाग हैं। और तीसरा भाग को क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं। अकबरनामा के 3 भाग है, तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। 1590 से 1598 तक इसके अंदर लिखा गया था ये। और संशोधन कितने किए दोस्तों? 5 संशोधन अकबरनामा के अंदर किए गए हैं। आईने अकबरी 5 संशोधनों में ये लिखा गया। आईने अकबरी के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। अब आईने अकबरी के कितने भाग है, तो आईने अकबरी के कितने भाग है? 5 भाग है। महत्वपूर्ण 3 भाग है पहले वाले। पहला भाग है मंजिल आबादी, आबादी का मतलब ये शाही परिवार का उल्लेख करता है। उसके बाद है सिपह आबादी, फिर आबादी आगे, तीनों में आबादी है दोस्तों। तो मंजिल के अंदर तो इसका शाही परिवार रहेगा। सिपह का मतलब है जहाँ पर सिपाही वगैरह रहते हैं, तो सिपाहियों की व्यवस्था जो थी मनसबदारी व्यवस्था थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मुल्क आबादी यानी 12 प्रांतों और सरकारों का उल्लेख करता है। अब ये प्रश्न एक बार मतलब जो अपना ग्रुप है यूजीसी नेट वाला 2-3 दिन पहले ही भारती यादव ने डाला था कि अबुल फजल ने किस भाग में अपनी आत्मकथा का उल्लेख किया। उनका JRF भी हुआ अभी और काफ़ी अच्छा शानदार प्रश्न था। तो ये सीधा नोट्स के अंदर ये देखिए 5वें भाग में अबुल फजल की आत्मकथा का उल्लेख करता है। अबुल फजल पहले इतिहासकार थे दोस्तों जिन्होंने सांख्यिकी आंकड़े और संकलन किए, ठीक है। सांख्यिकी आंकड़े संकलन करने वाले मध्यकाल के पहले इतिहासकार हैं। मध्यकालीन इतिहास में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष का शब्दावलियों का प्रयोग करने वाले ये पहले इतिहासकार थे। अबुल फजल की दीन ए इलाही, अबुल फजल जो था दीन ए इलाही जो धर्म था, ठीक है, इसका प्रधान पुरोहित था अकबर का। ये भी बहुत मोस्ट हो जाता है। अबुल फजल ने फतेहपुर सीकरी में मदरसा अबुल फजल की स्थापना की थी। अब अहमदी केस, ये बड़ा मोस्ट है दोस्तों, जिसको मोहम्मदी सिद्धांत कहते हैं। अबुल फजल ने अहमदी केस की रचना की। इस शब्दावली का प्रयोग अबुल फजल ने गद्य लेखन की नवीन शैली के लिए किया। अबुल फजल को नुक्तवी भी कहा जाता है। नुक्तवी का अर्थ होता है, देखिए दोस्तों, मानने वाला नहीं, ईश्वर को नहीं मानने वाला, एक तरह से इसको अबुल फजल को नुक्तवी कहते हैं। अकबर का वजीर था ये और हुमायूं की तुलना अरस्तू से करता है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें शुरू में बताई थी, एक तो हुमायूं की तुलना सिकंदर से कौन करता है, ठीक है, एक तो सिकंदर से, और एक हुमायूं की तुलना अरस्तू से कौन करता है। तो हुमायूं की तुलना सिकंदर से किसने की है? ख्वाजा मीर ने की है। और हुमायूं की तुलना अरस्तू से किसने की है? अबुल फजल ने की है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अकबर को इंसान कामिल की संख्या दी है अबुल फजल ने, साहिब जमाना भी कहा जाता है जिसको। अकबरनामा के बारे में बात करें तो अकबरनामा के 3 भाग थे। तीसरे भाग के अंदर आईने अकबरी था। आईने अकबरी 5 भाग के अंदर, और 5वें भाग के अंदर आपको मैंने बता दिया, ठीक है। 5वें भाग के अंदर क्या है? 5वें भाग में इसकी आत्मकथा वगैरह है। अकबरनामा के अंदर कितने कवियों को उल्लेख है, कितने गायकों को उल्लेख और कितने चित्रकारों को उल्लेख है, ये तीनों चीज़ समझिए दोस्तों। बात करें कवियों की तो कवि है 59 कवियों का उल्लेख है। चित्रकारों की बात करें तो 17 चित्रकारों का उल्लेख है। गायकों की बात करें तो 36 गायकों का उल्लेख है। अब इसके अंदर कवि जो है, सर्वश्रेष्ठ कवि किसको माना है अबुल फजल ने? अबुल फजल कहता है कि मार्डो भाई सबसे बढ़िया कवि है, यानी फेजी सबसे बेस्ट कवि है। और गायक है 36 है, तो तानसेन सबसे अच्छा गायक है, ठीक है।
अब चित्रकार है 17, ये प्रश्न भाई आया हुआ है प्रश्न, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लगता होगा चित्रकार 17, उसमें कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है, ऐसे लिख दिया, लेकिन आया हुआ प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं। तो 13 हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है। हाँ, इसके बाद में अमेरिका की खोज का भी ये वर्णन करता है। अबुल फजल है वो अमेरिका की खोज का भी उल्लेख करता है अपने अकबरनामा ग्रंथ के अंदर। एक चीज़ देखिए दोस्तों, इसके बाद में मैं लूँगा टेस्ट आपका, ठीक है। उसके अंदर कुछ आए हुए प्रश्न भी डालूंगा और कुछ अपनी तरफ से बना कर भी डालूंगा। कुल मिलाकर 30-40 प्रश्नों का टेस्ट होगा, तो आप वो टेस्ट जरूर दें। यहाँ पर हल भी कराऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो आपका टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है उसके अंदर भी दूंगा। और मुगल काल तो आपका ऐसे करा दूंगा स्कूल व्याख्याता के अंदर। देखिए दोस्तों, स्कूल व्याख्याता में आपके मुगल काल से प्रश्न नहीं जाने वाला, आपके हाथ से नहीं जाएगा प्रश्न। देखिए आउट ऑफ सिलेबस किताबों से नहीं आएगा वो, तो फिर किसी भी नहीं आएगा। मुगल काल से जैसे 10 प्रश्न आते हैं ना, तो 10 प्रश्न के अंदर से आपको गारंटी शुदा मैं कह रहा हूँ 9 प्रश्न, 8 से 9 प्रश्न अपने वीडियो में से, टेस्ट सीरीज में से ही आएंगे। और विश्व इतिहास में मैंने आपको बताया, विश्व इतिहास में यदि 30 प्रश्न आते हैं तो 27 प्लस प्रश्न आपको दूंगा मैं, 27 प्लस प्रश्न विश्व इतिहास के। क्योंकि इतने आपको मैंने वीडियो करवा दिए, इतने आपको टेस्ट के अंदर प्रश्न दे दिए, और हर चीज़ का मतलब आपको बताया है। प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरा भरोसा है 27 प्रश्न अपने 30 प्रश्नों में से लेकर ही उठेंगे। हो सकता है तो 30 में से 30 ही, टारगेट तो 30 में से 30 का है, लेकिन जोर आता है 30 में से 30 लेने में, बड़े बड़े राइटरों की किताब में से भी नहीं आते हैं। तो अपने 27 का ही है, ठीक है। 27 प्लस प्रश्न आपको दिखा दूंगा, और एक एक मतलब स्क्रीनशॉट बताऊंगा आपको जिस दिन आपका एग्जाम होगा स्कूल व्याख्याता का, कि ये देखो इसके अंदर हमने करवाया। हाँ, अबुल फजल ने अमेरिका की खोज की थी। तजुके जहांगीरी, तो जहांगीर की आत्मकथा है तजुके जहांगीरी, और फारसी भाषा में लिखी है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, मुगल काल के अंदर ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, तो तजुके जहांगीरी नाम से जहांगीर ने खुद लिखी थी। अब इसकी प्रस्तावना कौन लिखता है, प्रस्तावना मोहम्मद आदी ने लिखी थी। प्रस्तावना खुद नहीं लिखता है। दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना मोहम्मद आदी ने लिखी, और एक पूछे ने इसके मुख्य पृष्ठ का चित्र कौन बनाता है, ठीक है। जो तजुके जहांगीरी इसके मुख्य पृष्ठ का चित्र कौन बनाता है, तो अबुल हसन, क्या नाम याद रखोगे आप, नीचे लिखा हुआ ये देखो अबुल हसन, ये अबुल हसन ने इसके मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया है। अब इसके अंदर तजुके जहांगीरी के अंदर जहांगीर अपने कितने सालों का इतिहास लिखता है, प्रश्न थोड़े से अंदर से आ रहे हैं, तो 16 से 17 वर्षों का इतिहास लिखता है। और आगे 17 से 19 वर्षों का इतिहास कौन लिखता है, ये लिखता है मोतमिद खां। कौन लिखता है दोस्तों, मोतमिद खां के द्वारा आगे 2 वर्षों का इतिहास इसके अंदर लिखा जाता है। जहांगीर ने अकबर को अर्श अर्शियानी यानी कि स्वर्ग में रहने वाला बताया है। तो सीधी सीधी उपाधि पूछी जाती है, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए इसमें ऐसे नहीं पूछा गया कि अकबर को अर्श अर्शियानी कौन कहता है, मुगल काल के किस शासक को अर्श अर्शियानी कहा गया है, तो अकबर को कहा गया। लेकिन इस बार पूछे तो आप बता देना जहांगीर ने अपनी पुस्तक तजुके जहांगीरी में। पक्षियों की लंबी सूची भी देता है जहांगीर। अच्छा, ये आपका तजुके जहांगीरी हो गया। अब है मोतमिद खां, जिसने क्या लिखा, 17 से 19 वर्ष का इतिहास लिखा। अब मीर बख्शी के पोस्ट पर था ये बंदा, किसके पोस्ट पर था, मीर बख्शी की पोस्ट पर था, ठीक है। हाँ, इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये इसकी रचना है दोस्तों, इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खां की। शाही दंपति को मावत खां से मुक्त कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मावत खां ने जब कैद कर लिया था ना दोनों को, तो उस समय मोतमिद खां ने अपनी चाल से दोनों को मुक्त करवाया। नूरजहां का प्रभाव का वर्णन करता है, और ये कथन इसका एक बार नेट के अंदर आ चुका है। दोस्तों नेट के अंदर ये कथन पूछा जा चुका है। हिंदुस्तान को विस्तृत क्षेत्र के चुनिंदा हिस्से उस महिला की जागीर थी, ये कौन कहता है, तो ये कहता है मोतमिद खां अपने पुस्तक, कौन सी पुस्तक है इसकी, इकबाल नामा है जहांगीरी में, ठीक है। इसके बाद है मोहम्मद कासिम, जिसको कासिम हिंदुसा या फरिश्ता भी बोलते हैं। तो फरिश्ता के नाम से ज़्यादातर प्रश्न आता है इसका। तो गुलशन इब्राहिम की रचना की इसने, ठीक है। और बीजापुर के शासक के दरबार में 1612 में था। अब ये पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के समकालीन था, फरिश्ता जो है किस मुगल कालीन शासक के समकालीन था, तो आपको बताना है जहांगीर के समकालीन था, जहांगीर के काल के अंदर यह था। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको मेरे हिसाब से, और कभी अच्छे से पढ़िए आप। तारीख फरिश्ता भी कहते हैं गुलशन इब्राहिम को। डी लाइट ये कभी भारत ही नहीं आता है व्यक्ति, कभी भारत नहीं आता है, लेकिन इसने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, भारत का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास के कुछ अंश, ठीक है। तो इस इंग्लिश में अभी आए तो भी आप लिख लेना, फ्रेगमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इस तरह से आएगा। और इस पुस्तक को जहांगीर के भारत का गजेटियर कहा जाता है।
जहांगीर के भारत का गजेटियर क्यों कहा जाता है, ये तो देखो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि ये बंदा जब भारत ही नहीं आता है तो फिर भारत के जहांगीर का इतिहास का गजेटियर क्यों कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को याद रखना है डी लाइट साहब का कि ये इन्होंने पुस्तक है, लेकिन इंग्लिश के अंदर आएगा तो किताब का नाम आपको पता है, अंग्रेजी लेखक की एक ही है, बाकी नाम देख लेना आप। ठीक है, मोहम्मद आदी, मोहम्मद आदी, हाँ मोहम्मद आदी ने क्या काम किया था, पहले भी आया था, जो तजुक जहांगीरी था ना उसकी प्रस्तावना मोहम्मद आदी लिखते हैं, है ना, आपको बताया था। और 17 से 19 वर्ष का इतिहास उसमें अंदर कौन लिखते हैं, मोहतमिद खां। मोहतमिद खां की रचना कौन सी है, अभी अभी आपको बताई है, मोहतमिद खां की रचना है इकबालनामा ए जहांगीरी। अब मोहम्मद आदी, मोहम्मद आदी क्या काम करते हैं, मोहम्मद आदी एक तो आपको बता दिया भाई कि प्रस्तावना तैयार करते हैं, वाक़ियात जहांगीरी, वाक़ियात जहांगीरी। अब इकबालनामा जहांगीरी, वाक़ियात जहांगीरी, मासिर जहांगीरी, इंतखाब जहांगीरी, इस सर पर आएगा तो गोल हो जाओगे, है ना। तो इनको आप टेबल बना लेना, ठीक है, टेबल बना के आप याद करोगे तो टेबल से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो मोहम्मद हादी की रचना है वाक़ियात जहांगीरी, और कामगार खां की है मासिर जहांगीरी। ठीक है, शेख अब्दुल वहाब, शेख अब्दुल वहाब की रचना कौन सी है, इंतखाब जहांगीरी। तो चारों रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। वाक़ियात जहांगीरी, इधर आप हाथ रख ले, ठीक है, इसको छिपा लिया करो, फिर यहाँ पर हाथ रख कर इधर वाले हाथ इसे बोला करो, वाक़ियात जहांगीरी किसकी रचना है, मासिर जहांगीरी किसकी रचना है, कामगार खां की, इंतखाब जहांगीरी किसकी है, अब्दुल वहाब की। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब मोहसिन फ़ानी, मोहसिन फ़ानी, इसने दबिस्तान मजाहिब की रचना की है। हाँ, ग्रुप के अंदर एक आकांक्षा नाम की लड़की है भटनागर, काफ़ी मतलब हिस्ट्री के अंदर स्कोर किया था जिन्होंने नेट के अंदर, तो लगभग 99% आए थे उनके। तो उन्होंने ये प्रश्न डाला था कि किस पुस्तक के अंदर, ठीक है, किस पुस्तक के अंदर मुगल काल के अंदर सिख संप्रदाय और अन्य धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, तो इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दबिस्तान ए मजहिब, ये इनकी किताब का नाम है। किताब के पीछे लिखा हुआ है मजहब, मजहब का मतलब क्या है, यानी धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख करता है ये। मोहसिन फ़ानी धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख करता है। इस पुस्तक में सर्वप्रथम अकबर के तौहीद इलाही को दीन इलाही कहा गया था। तो ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मेंबर हैं जो प्रश्न डालते हैं, तो थोड़ा आप प्रश्नों को हल करने की कोशिश किया करो, जितना हल करोगे उतने ज़्यादा आपकी समझ विकसित होगी। तो जिनका भी असिस्टेंट प्रोफेसर में मतलब चयन हुआ है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं उन इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कॉल आई आपकी, तो बढ़िया तैयारी करें। और इंटरव्यू के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा, इसके लिए बहुत जल्द एक वीडियो भी बनाएंगे। अकील खां रज्जी, अकील खां रज्जी ने आपसे पूछा जाएगा कि जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, तो उत्तराधिकारी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था, अकील खां रज्जी था। जफरनामा आलमगीरी नाम से ये रचना लिखता है। अभी औरंगजेब के काल के आगे इतने, ये मोहसिन फ़ानी वगैरह ये तो देखिए दोस्तों, ये थे जहांगीर के काल में, ठीक है। अब जहांगीर के काल के बाद अकील खां रज्जी से स्टार्ट होते हैं, मतलब औरंगजेब के काल के, औरंगजेब के काल के देखिए। अब इसके अंदर है शेख फरीद बकरी, तो फरीद बकरी है ना ये, हाँ सॉरी, ये जहाँ शाहजहाँ के काल के आगे, शाहजहाँ के काल के अंदर थे। और मुग़ल अमीरों की इसने जीवनियाँ लिखी ज़कीरतुल ख्वाबानीन नाम से, फरीद बकरी ने। अमल सलाह है, अमल ए सलाह है, ये मोहम्मद सालेह द्वारा लिखी गई शाहजहाँ का इतिहास है। इसके अंदर भी मजहर शाहजहानी, मजहर शाहजहानी, ये भी यूसुफ मीर की लिखी गई है। इसके अंदर भी शाहजहाँ का इतिहास है मजहर शाहजहानी में। पादशाहनामा, पादशाहनामा मतलब 3 लेखक पूरा करते हैं इसको, शाहजहाँ का इतिहास है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब हो जाती है पादशाहनामा। हमीद कजविनी, हमीद कजविनी के बाद हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस, इन तीनों का आप ध्यान रखना। मार्लिस इस पुस्तक को क्या कहते हैं, एशिया के अंदर जो अक्षर निर्माण की कला है इसका सर्वश्रेष्ठ नमूना इस किताब को मानता है। पादशाहनामा का मतलब शाहजहाँ का इतिहास है, मतलब जो पादशाहनामा 3 लेखकों के द्वारा लिखी गई है ये किताब। शाहजहाँ का प्रथम इतिहासकार अमीन कजविनी था, अमीन कजविनी के बाद हमीद लाहौरी और फिर मोहम्मद वारिस, मोहम्मद वारिस ने इसको पूर्ण किया था। शाहजहाँ के वजीर सादतुल्ला खां, शाहजहाँ के वजीर कौन थे, सादतुल्ला खां ने पादशाहनामे की जिल्तों में सुधार किया था। तो ये देखिए दोस्तों, अभी एक एग्जाम हुआ था UPRO के अंदर, उसमें पूछा गया था सादतुल्ला खां किसका वजीर था, तो शाहजहाँ का वजीर था, अभी 2 दिन पहले ही हुआ। अब है मोहम्मद सादिक खां। शाहजहाँनामा 3-4 किताबें हैं, तो सारी आपको याद रखनी है। एक तो अमीन कजविनी, हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस वाली, ये तीनों की एक किताब है शाहजहाँनामा, ये पादशाहनामा। पादशाहनामा एक और किताब है, एक और किताब जो पादशाहनामा है, ये देखो ये लिखा हुआ है पादशाहनामा,
जलालुद्दीन तबातबाई ने भी बादशाहनामा की रचना की है। अब आ गया शाहजहाँनामा। शाहजहाँनामा भी 3 व्यक्तियों ने लिखी है। इनायत खां की किताब का नाम भी शाहजहाँनामा है, भगवान दास की किताब का नाम भी शाहजहाँनामा है, और मोहम्मद सादिक खां की किताब का नाम भी शाहजहाँनामा है। मोहम्मद सादिक खां जो है ना, वो शाहजहाँ और औरंगजेब के बीच संधि वार्ता में भाग लेता है। इनायत खां बड़ा ज़्यादा पूछा गया है भाई, अभी तक जो प्रश्न आया है शाहजहाँनामा का वो इनायत खां का ज़्यादा आया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब है वृंदावन। वृंदावन ने लिखा लुबबुत तारीख हिंद, इस ग्रंथ की रचना वृंदावन ने की है। शाहजहाँ की शासन प्रणाली चाहल चमन के नाम से जानते थे इसको, और चंद्रमा नामक ब्राह्मण ने चाहल चमन नामक एक पुस्तक लिखी जिसके अंदर शाहजहाँ की शासन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। एकमात्र हिंदू लेखक है चंद्रबान जी जिसने अबुल फजल की शैली को अपनाया। अर्धकथानक के लेखक थे बनवारी दास जी, ये भी शाहजहाँ के दरबार में थे। तो ये मतलब आपसे क्या बताएं, एक बार प्रश्न पूछा था मतलब रघुनंदन चतुर्वेदी जी ने कि बनवारी दास जी, तो सॉरी ये आपके बनवारी दास जी थे, वो किसके दरबार में थे, किसके दरबार में है बनवारी दास जी? शाहजहाँ के दरबार में। बनवारी दास जी का पूछा था, पता नहीं इन्होंने इनका पूछा था वृंदावन जी का, तो दोनों ही शाहजहाँ के दरबार में थे। ठीक है, वृंदावन जी का पूछा था उन्होंने शायद, वैसे ऊपर पूछा था यूजीसी नेट वाले ग्रुप में। सुरजन राय भंडारी, सुरजन राय भंडारी, सुरजन राय भंडारी ने लिखी है किताब खुलासतुल तारीख, ये मोस्ट है। हुंडी और बीमा प्रणाली का उल्लेख करते हैं। काबुल व कंधार को हिंदुस्तान के 2 दरवाजे बताते हैं। अब है मोहम्मद काजिम सिराजी। काजिम सिराजी की है आलमगीरनामा। औरंगजेब के शुरुआती 10 वर्षों का इतिहास है और इसका सरकारी इतिहास काल था औरंगजेब का। ये काजिम काजिम की तर्ज पर हातिम खान ने भी आलमगीरनामा की रचना की है। दोनों किताबें महत्वपूर्ण हैं और आती है। खफी खां बहुत ज़्यादा मोस्ट है। खफी खां, खफी खां का मूल नाम हासिम अली था दोस्तों, और मुतखाब उल लुगाब की रचना इन्होंने की है फारसी भाषा में। खफी खां को औरंगजेब ने क्या किया था, मुंबई के अंदर अपना राजदूत बनाया था यूरोपियों के बस्तियों में। और खफी खां को निजामुल मुल्क की कहा जाता है क्योंकि ये निजामुल मुल्क की सहायता से इस किताब को पूर्ण करता है, उसने सहायता दी थी काफ़ी कुछ। मोहम्मद हासिम इसका मूल नाम था, और मोहम्मद हासिम को खफी खां की उपाधि कौन देता है? मोहम्मद सारंगीला देता है। इसका मतलब होता है गुप्त है, हास्य तौर पर यह उपाधि दी गई थी। पूछे कि किफ़ायत के कदम के रूप में औरंगजेब ने शासनकाल में इतिहास पर रोक कब लगाई गई थी? तो 21वें वर्ष के अंदर 1677 के अंदर औरंगजेब ने अपना इतिहास लेखन कार्य बंद करवा दिया था। खफी खां, खफी खां ने शिवाजी को धोखे का पिता, ठगी का पुतला, शैतान का चतुर बेटा इत्यादि नामों से संज्ञा दी है। और खफी खां ने कहा रैयत मुगल नाम और कौम से डरती है। ये खफी खां है, ये इनका कथन है, नेट के अंदर पूछा गया है। लेकिन शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है खफी खां ने। बहादुर शाह को शाही बेखबर कहा इन्होंने। ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर ये मतलब गुजराती थे और राजस्थान के अंदर भी आए थे। ये उताते आलमगीर इनकी रचना है, उताते आलमगीर। औरंगजेब की विजयों का वर्णन किया है और जय सिंह को औरंगजेब की अक्ल की ताली की चाबी बताता है ये। साकी मुस्तैद खां, साकी मुस्तैद खां है, इन्होंने मासिर आलमगीर की रचना की है। मासिर आलमगीर की रचना साकी मुस्तैद खां और मासिर जहांगीरी की रचना कामगार खां, दोनों ही अलग अलग किताबें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। औरंगजेब का अर्ध इतिहासकार था और सरकारी इतिहासकार कौन था? काजिम सिराजी, आपको बता ही दिया। मासिर आलमगीर को यदुनाथ सरकार ने मुगल काल का गजट कहा है या मुगल काल का गजेटियर कहा है। ये इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, मासिर आलमगीर वाला, साकी मुस्तैद खां वाला। सतनामी विद्रोह पर इसके लेखक मुस्तैद खां ने कहा था कि युद्ध की आवश्यक सामग्री की कमी होते हुए भी महाभारत के महान लड़ाई सदृश इन्होंने प्रस्तुत किया है। सतनामी विद्रोह जो कि औरंगजेब के काल के अंदर हुआ था। अबुल फजल मामूरी, तो मामूरी से पहले भी आपको बताया था। तारीख औरंगजेब की यह रचना करता है। जागीरदारी संकट को यह बेचागिरी की समस्या के तौर पर बताता है। अब मामूरी की कॉपी किसने मारी थी? खफी खां ने, इसलिए इसको साहित्यिक चोर भी कहा जाता है, खफी खां को। ठीक है। अब भीमसेन, भीमसेन की किताब है नुस्खा ए दिलखुशा, और ये पहले भी आपको बताया था जब मराठी पढ़ाई थी आपको। दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए उपयोगी है। भारत के लिए ना इतिहास लिख लेना यहाँ, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है, लिखने में थोड़ा सा छूट गया है। और औरंगजेब ने खिड़की का नाम औरंगाबाद रख दिया, तो खिड़की का जो वास्तविक संस्थापक था वो मलिक अंबर था, ये इन्होंने लिखा है। धन्यवाद दोस्तों, इसका मतलब आपको कुछ समझ आया होगा। तो ये तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर मतलब ये पढ़ाने लायक है टॉपिक, मतलब समझाने लायक कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अंदर वो समझाना कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा याद है, रट्टा मारना पड़ेगा। तो अच्छे से याद कर लेना आप। कुछ 30-40 किताबों के नाम हैं, उनके लेखकों के नाम हैं। तो मुगल कालीन साहित्य के अंदर ये बार बार किताबें पूछी जाती है,
कुल व्याख्याता में ये आपसे 2 या 3% यहाँ से उठ सकते हैं, नहीं तो 1% भी आए तो आपकी क्या दिक्कत है भाई, 1% तो आपका 100% श्योर मान के चलो कि इसमें से आएगा ही आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मुगल काल के अंदर साहित्य करवा दिए, आगे वाला जो टॉपिक रहेगा अपना मुगल काल के अंदर प्रशासन रहेगा, इसके अंदर अपने वीडियो बनाएंगे एक अच्छा सा, और उसके अंदर आपको कराऊंगा। तो कैसे लगा वीडियो, कमेंट वमेंट कर दिया करो, तो वीडियो कमेंट आप करोगे तभी तो मोटिवेशन हमें भी मिलेगा थोड़ा बहुत आपसे, है ना, पुनर्बलन भी आवश्यक होता है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।